वो एनिमल्स जो एक्सक्रीशन में यूरिया को एज ए वेस्ट मटेरियल रिलीज करेंगे उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। आगे है जी यूरिक एसिड। वो एनिमल्स जो नाइट्रोजन को एज ए यूरिक एसिड के तौर पर रिलीज करते हैं और ये सबसे ज्यादा लेस टॉक्सिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा कम लेस टॉक्सिक है। अब जस्ट 1 ml वाटर चाहिए इसको नॉन टॉक्सिक लेवल पर लेके जाने के लिए। ठीक है, जस्ट कितना 1 ml, यानी कि सबसे ज्यादा कम जो जहरीली फॉर्म है नाइट्रोजन की वो है यूरिक एसिड एज कम्पेयर टू अदर टू। ठीक है, बाकी दो के हिसाब से तो इसको जस्ट 1 ml वाटर चाहिए कि ये नॉन टॉक्सिक लेवल को पहुंच जाए। ठीक है, वो एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड को एज ए वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिलीज करते हैं उनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब इनको जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स और एग लेइंग वर्टिब्रेट्स। एग लेइंग वर्टिब्रेट्स जो है उनके अंदर ये दोनों जो है यूरिक एसिड को एज ए बाई प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं एग लेइंग एनिमल्स जो हैं उनके अंदर अमोनिया एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उनकी जो एग की जो लेयर होती है वो गैसेस के लिए डिजोल्व हो सकती है। गैसेस उसके अंदर बार बार हो सकती हैं, लेकिन लिक्विड मटेरियल जो है वो अंदर बाहर नहीं हो सकता। इसीलिए अमोनिया जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए उनकी बॉडी के अंदर यानी कि एग के अंदर जो है वो यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, और उसको यहाँ पे साइड पर स्टोर कर दिया जाता है, यानी कि जब हैचिंग का प्रोसेस होगा तो पीछे जो बच जाएगा वो सारा का सारा यूरिक एसिड होगा। सही है, यानी कि ये एक किस्म की अडेप्टेशन आ गई सर्वाइवल के लिए। तो दो किस्म के एनिमल्स होंगे, एक टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होंगे और दूसरा एग लेइंग वर्टिब्रेट्स होंगे। आगे हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होंगी। हम इनको तरतीब से नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पर किस हिसाब से यहाँ तक जो है आपकी बॉडी के अंदर बड़े लेवल की डिवीजन आ गई तरतीब के हिसाब से, और ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि नाक थी, नजल कैविटी थी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और एल्यूलाई थे। इस तरह से नहीं है, ये हमारा सिलसिला जो है वो यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं ये हम डीपली जो है इनसाइड द किडनी देखेंगे। सही है, तो सबसे पहले एक टर्म बता दूं, रीनल। ठीक है, जहाँ पे वर्ड आएगा रीनल इसका मतलब होता है कि उसका ताल्लुक किडनी के साथ है। ठीक है, रीनल एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए जिस तरह से, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स हो गए, तो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, तो ये सारे सारा इसका मतलब होता है कि ये किडनी के साथ रिलेटेड है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आएगा किडनीज आएंगी, फिर यूरेटर आएगा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आएगा और लास्ट में यूरिथ्रा जो है उसके जरिए ओपनिंग हो जाएगी और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। अब किडनीज के अंदर आपको जो सबसे मेन चीज देखने को मिलेगी वो नेफ्रॉन होगा, और नेफ्रॉन किन दो चीजों से बना होगा? रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल का मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि उसका ताल्लुक किसके साथ होता है? किडनीज के साथ होता है। तो एक एक करके हम जो है इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है किडनी। आपके जो गुर्दे होते हैं वो क्या काम करते हैं? ठीक है, डार्क रेड स्लाइटली फ्लैटेंड एंड बीन शेप ऑर्गन्स। बीन जिस लोबिया होता है उस तरह के ऑर्गन्स होते हैं, कलर डार्क रेड होगा। ठीक है, इस तरह से होंगे और कलर जो है वो किस तरह होगा? डार्क रेड होगा और हल्के से जो है वो फ्लैटेंड होंगे। जिस तरह आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोबिया को थोड़ा सा बड़ा कर दें, इतना सा। ठीक है, तो आ, ये जो है आपके पास किडनी की शेप आ गई। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे इस तरह से, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड इस तरह से, इस तरह से 6 सेंटीमीटर होंगे और 4 सेंटीमीटर थिक, यानी कि एक्स एक्सिस में अगर जाकर देखें तो आपको क्या मिलेगा? 4 सेंटीमीटर थिक मिलेंगे और तकरीबन एक का वजन कितना होगा? 150 ग्राम्स।
ठीक है, 150 ग्राम्स। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों को फिक्स नहीं कर लेना, जस्ट आप जो है एमसीक्यू वगैरह के लिए लिख रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को फिक्स नहीं कर लेना, क्योंकि ये वेरिएबल ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं। ठीक है, ये एवरेज आपके पास लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो है 1000 लोगों को स्टडी किया और उनके जो साइज आ रहे थे उनको जो है हमने 1000 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अमूमन यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर थिक नॉर्मल एक किडनी का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अब कहाँ कहाँ पे मौजूद है? बिलो द डायफ्राम, जो आपके फेफड़े थे, और वहां पे आपने देखा कि यहाँ पे डायफ्राम इस तरह से बना हुआ था, उसके नीचे जो है आपको ये किडनीज मिलेंगी। ठीक है, साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के यहाँ पे जो है वर्टिब्रल कॉलम आपको बैक साइड में मिलेगी। ठीक है, और उसकी एक एक साइड पे दोनों जो है किडनी मौजूद होंगे। बिटवीन दी थोरेसिक वर्टिब्रा एंड लंबर वर्टिब्रा, ये आपके वर्टिब्रीज के नाम हैं। ठीक है, लंबर एंड थोरेसिक वर्टिब्री, यानी कि ये आपकी बैक साइड पे जो वर्टिब्रीज हैं, जो आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इन वर्टिब्रीज के नाम जो है वो क्या क्या होते हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री जो है, इन दोनों के दरमियान ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दरमियान से मुराद है कि इस रीजन के दरमियान है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही मौजूद, इस दौर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ अगर ये वर्टिब्रेस मौजूद है तो इसके सामने वाली साइड के ऊपर मौजूद होंगे। प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब, जो आपकी पसलियां हैं ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करेंगे तो 11वीं और 12वीं जो पसलियां हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, ये इस तरह से यानी कि ये पसलियां जो है वो गुजर के जा रही होंगी, 11वीं और 12वीं। ठीक है, पोजीशन इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल, पोजीशन इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल। ए का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ए का मतलब होता है नॉट, सिमेट्रिकल यानी कि बैलेंस में नहीं होते, यानी कि ये ए की पोजीशन के ऊपर जो है वो नहीं होते। पोजीशन जो है कि एसिमेट्रिकल होती है, जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, राइट किडनी जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, क्योंकि ऊपर जो है लेवर का एक हिस्सा इसके ऊपर आया होता है, तो इनकी पोजीशन जो है यानी कि राइट वन जो है ये थोड़ा सा नीचे होगा। कनकेव और कन्वेक्स शेप की बात करते हैं, तो ये तो आपको लेंसेज काफी अच्छे से पता होंगे कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है। तो ये आपके पास कन्वेक्स लेंस आ गया और ये जो है कनकेव लेंस आ गया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आउटर साइड जो है ये वाली, और ये आपके पास कनकेव और कन्वेक्स लेंस की यानी कि शेप में बनी हुई है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसकी एक शेप जो है वो कनकेव होती है और दूसरी कन्वेक्स होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि ये किस तरह से बना होता है। तो सबसे पहले है हाइलस। हाइलस कहाँ पे मौजूद है? अगर हम फिर से ग्राफली किडनी की शेप को ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है इसको हाइलस कहते हैं। ठीक है, इस रीजन को क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। और यहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स और यूरेटर सारे के सारे यहीं पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यहीं से निकल के जाएंगे। हाइलस वो पॉइंट है जहाँ पे ये चीजें अटैच होती हैं। अच्छा, अब जो किडनीज हैं वो रीनल पेरिटोनियम एक टफ मेम्ब्रेन होती है उससे कवर्ड होते हैं, यानी कि ये जो किडनीज हैं आपके यहाँ इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी जो कि इसे प्रोटेक्शन दे रही होगी, तो वो उस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? रीनल पेरिटोनियम कहेंगे। ठीक है, एक ऐसी टफ मेम्ब्रेन है जो कि आपकी किडनीज को कवर करती है। अब याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि इसके शुरू में रीनल का वर्ड आ रहा है, इसका मीन क्या है कि ये रिलेटेड टू किडनी होगा। ठीक है, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किडनी का, ट्रांसवर्स सेक्शन किसे कहते हैं कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो इसे आप इस तरह जो है वो काटें, जिस तरह आप इसको बिल्कुल इस तरह से काट दें दरमियान में से, तो जो आपके पास सामने पोजीशन आएगी वो आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। इस तरह आप काटेंगे। ठीक है, अमूमन एनिमल्स को जो है ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है किसी भी आर्गन को उसको डिटेल से स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप इसे जो है ऊपर वाले उसके जो है ऊपर वाले एरिया से काटेंगे तो आपको कम एरिया स्टडी करने को मिलेगा, इसलिए आप जो है उसे ट्रांसवर्स सेक्शन से काटते हैं ताकि आपको ज्यादा एरिया जो है वो स्टडी करने में मिले।
तो दो रीजन में डिवाइड होता है आपका किडनी, एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है रीनल मेडुला। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन्स को कहते हैं, किडनी के आउटर रीजन्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, रीनल मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स या आउटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं और इनर मेडुला भी कहते हैं। तो कॉर्टेक्स के अंदर आपको रीनल कॉर्पसल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिलेंगी। ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स और कन्वोल्यूटेड ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन, ये हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड के अंदर देखेंगे कि वो क्या होती हैं। मेडुला की बात करते हैं तो मेडुला के अंदर आपको ट्राइएंगल शेप इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे, उनको क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं। ट्राइंगल पिरामिड्स यहाँ पे मौजूद होंगे जो कि पेल्विस को जाते हैं और पेल्विस से फिर आखिर यूरेटर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास किडनी का स्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं यूरेटर, जो किडनी से बाहर ट्यूब निकल के जा रही होती है। ये अगर हाइलस आ गया इस तरह से, तो यहाँ से जो है वो यूरेटर बाहर निकल के कहाँ जा रही होती है, गाल ब्लैडर में जा रही होती है। ठीक है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर में जा रही होती है। लंबाई की बात करते हैं तो 28 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, कितनी, 28 सेंटीमीटर जो है यूरेटर लंबी होती है और मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, मस्कुलर ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली एबिलिटी जो है वो होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये यूरेटर जो है ये मस्कुलर है, नैरो, एक तो ये तंग भी है, नैरो है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह है, और साथ में लिखा हुआ है कि मस्कुलर है। मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी जो यूरिन जा रहा है उसको कंट्रोल करने में। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कौन से मसल्स की बनी होगी। अच्छा, मस्कुलर की बात कर रहे थे, यानी कि स्मूथ मसल होगा। स्मूथ मसल हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 9th-10th के अंदर पढ़ी थी कि ये जो है स्मूथ मसल वो विजुअल ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आपका स्टमक हो गया, और बाकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना भी आता है, और ये एक्सक्रीशन जहाँ पे जितनी होती है वो सारी की सारी क्या है कि मस्कुलर टिश्यूज के होंगे, यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, अराइज फ्रॉम हाइलस, के हाइलस से निकल के जाएगी। ठीक है, डॉर्सल साइड प्रेजेंट ऑन कनेक्शन, कहाँ पे जो आपकी बॉडी है, अगर आप बॉडी को साइड से देखें, ठीक है, अगर हम आपकी बॉडी का पोस्टीरियर साइड से ड्रा करते हैं तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, और ये जो है थोड़ा कहाँ पे मौजूद होंगे, डॉर्सल साइड की तरफ, यानी कि इस एरिया के अंदर ये मौजूद होंगे, सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा बैकवर्ड। आपको मैंने बताया था कि डॉर्सल और वेंट्रल साइड कौन सी होती हैं, कि आपकी सेंटर, आपके जो वो एरिया जो आपके जहाँ पे कोई एनिमल रेंगता है जमीन के ऊपर, तो वो उसकी बेली या उसका वो रीजन जो जमीन की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं, और उसके अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, डोर्सल कहते हैं। तो डोर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होंगे, उनके कनेक्शन वगैरह भी वहीं पे होंगे। जिसका ये जो आपके पास यूरेटर आ गया, ठीक है, तो ये आपकी डोर्सल साइड पे मौजूद होगी। काम क्या है कि यूरिन जो है उसको किडनी से लेकर जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां तक लेके जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर यूरेटर का। इसके बाद लास्ट में है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये आपको जो है इस तरह से मिलेगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप से इन पेल्विक रीजन, आपके जो पेल्विक रीजन है, फॉर एग्जाम्पल पेल्विक रीजन कहाँ पे होता है, तो आपके जो ये पोस्टीरियर है इसको पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो देखने को मिलेगा। थिक मस्कुलर डिस्टेंसिबल वॉल, डिस्टेंसिबल का मतलब है कि इसमें टेंशन प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कि फ्लेक्सिबल है। ठीक है, थिक भी है, यानी कि थिक मस्कुलर है, मस्कुलर मीन की स्मूथ मसल्स का बना होगा, और साथ में क्या है, डिस्टेंसिबल वॉल, यानी कि इसमें टेंशन प्रोड्यूस नहीं होती, ये काफी हद तक जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो कितना, ये 0.5 to 1 लीटर तक जो है वो स्वेल अप हो सकता है, किससे, यूरिन अंदर हो तो। ठीक है, यानी कि जो
यूरिन को रोकने की एबिलिटी जो है वो आपके डिपेंड करती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन की अमाउंट पे। तो और वो कितनी है, 0.5 to 1 लीटर होती है। सही है। अच्छा, अब जो ऊपर से यूरेटर दो आ रहे थे इस तरह से, ठीक है, और वो अटैच हो रहे थे यहाँ पे इस तरह से, और ये भी कहाँ पे मौजूद होंगे, डॉर्सल साइड पे, यानी कि इसकी पिछली साइड पे मौजूद होंगे। अगर मैं इसको जरा साइड से देखते हैं, अगर फर्ज करें ये जो है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पे जो है पीछे से आके अटैच हो रहेंगे, सेंटर पॉइंट है थोड़ा पीछे होंगे ये वाले, ठीक है। और जहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं, यहाँ की कनेक्शन के ऊपर रिंग लाइक मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। रिंग लाइक मसल मौजूद होते हैं, और जो रिंग लाइक मसल होते हैं, दो किस्म के मसल जो है वो अमूमन आपको देखने के अंदर मिलते हैं, जो जिनमें जो है हाइड्रोस्केलेटन एनिमल होते हैं, जो रेंगने वाले आपको जो एनिमल्स नजर आएंगे, तो देखें वो इस तरह से जो है मूवमेंट करके जाते हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि इस तरह से, ठीक है, और फिर इस तरह से मूवमेंट कर करके जाते हैं, ठीक है। तो इनमें दो किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं, एक रिंग लाइक मसल्स, ठीक है, या सर्कुलर मसल, या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो यूरेटर आ रही है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और वो जो रिंग लाइक मस्कुलर मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है, स्फिंक्टर्स कहते हैं। और ये किस तरह एक्ट करते हैं, ये इस तरह से बंद करते हैं इस यूरेटर को, ठीक है। अगर ये ओपनिंग है तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करके बंद वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह ये एनिमल्स जो लंबे होते हैं, ठीक है, जब ये इस पॉइंट से लंबे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने स्मूथ जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सुराख जो है बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये यूरिन की अमाउंट को यूरिनरी ब्लैडर में आने से रोक सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो यूरिन की अमाउंट काफी ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करेंगे, आप स्फिंक्टर मसल जो है इसको ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे ताकि ये ज्यादा फिलअप ना हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि यूरिन जो है इसको ज्यादा देर के लिए रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो यूरिन खारिज कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया भी होते हैं, और हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ करना शुरू कर जाएं और आपके यूरिनरी ट्रैक जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वहाँ पे इन्फेक्शन काज करना शुरू कर देंगे, और ऐसा अमूमन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्सचुरेशन की, कि मिक्सचुरेशन क्या होता है। तो एम्पटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन, यानी कि यूरिन को निकाल देना यूरिनरी ब्लैडर से, इसको कहते हैं मिक्सचुरेशन, ठीक है। मिक्सचुरेशन इज द प्रोसेस व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टीड आउट, तो इसको क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन कहते हैं। अब लास्ट में जो है यूरिथ्रा, यानी कि ओपनिंग जहाँ पे हो जाती है आपके एक्सक्रीटिव सिस्टम की, तो उसमें क्या है कि फ्रॉम नेक ऑफ ब्लैडर टू द एक्सटीरियर, कि जो आपका ये ब्लैडर आ गया यहाँ पर, इसकी नेक रीजन से लेकर एक्सटीरियर तक जितने भी आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा उसे क्या कहेंगे, यूरिथ्रा कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन फीमेल। सबसे पहले तो फीमेल्स में जो है यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर वो शार्ट होता है इन ह्यूमन बीइंग्स, तो वो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना सा रीजन जो है वो यूरिथ्रा का होगा फीमेल्स के अंदर, और सिर्फ काम क्या होगा, कैरी ओनली यूरिन, कि सिर्फ यूरिन जो है उसको पास आउट करेगा और इसका कोई फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको ये छोटा सा नजर आ रहा हो कि इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा और विजानल अपर्चर, यानी कि फीमेल जेनिटली जहाँ पे ओपन होते हैं वहां से पास आउट कर देगा, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। तो यूरिथ्रल ओरिफिस या जैसे यूरिनरी अपर्चर कहते हैं, वहां से शुरू होगा और विजाइनल अपर्चर जो है, जो लास्ट ओपनिंग होगी वहां पर खत्म कर देगा, ठीक है। और मेल्स के अंदर देखते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है मेल्स के अंदर, यानी कि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर एंड होगी, ठीक है। 20 ऑल अबाउट 20 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है मेल्स के अंदर। और यूरिन के साथ साथ स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है वो भी ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। यानी कि इन ह्यूमन बीइंग्स मेल्स जो हैं वो स्पर्मेटिक फ्लूइड डिपॉजिट करते हैं फीमेल के अंदर फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मेल्स जो हैं उनकी यूरिथ्रा जो है वो 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स जो है वो
ट्रांसपोर्ट करवाएगी। एक यूरिन है, दूसरा स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है वो इसका फंक्शन होता है। और कहाँ पे मौजूद होता है, ये पेनिस से शुरू होकर मेल्स के अंदर, ठीक है, और जो टिप ऑफ पेनिस है वहां पर एंड हो जाएगा, यानी कि यूरिनोजेनिटल अपर्चर जो है वहां पे ओपन हो जाएगा। अपर्चर वैसे कहते हैं ओपनिंग हो, किसी भी चीज की ओपनिंग होगा कहते हैं अपर्चर कहते हैं। तो और जहाँ पे आप जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ उसकी नेक से शुरू होकर एक्सटीरियर पार्ट जो है जहाँ पे एंड हो रहा है एक्सटर्नल जेनिटलिया, वहां पे एंड हो जाएगा यूरेथ्रा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये तो आपने 9th-10th क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से जो है वो पढ़ा होगा। हम जो है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर से सरसरी नज़र डालेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट ले गया है तकरीबन, इसके बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं आपको नया लिंक भेजूंगा। अच्छा, नेफ्रॉन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, यहाँ पे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट से मुराद जो है वो तो आपने ये नहीं ले लेना कि सारा का सारा किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स का बना होता है, इस तरह से नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले फंक्शन को ये ध्यान में रखेंगे, फिल्ट्रेशन वगैरह हो गए, ठीक है, उसको ध्यान के अंदर रखना है कि फंक्शन क्या है किडनी का, ठीक है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो नेफ्रॉन है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर। यानी कि किडनी का जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन वगैरह हो गई, तो फिर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है फिल्टर। और यहाँ पे एक आपको दूसरी काम की बात बता दूं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा। और वो क्या है कि यहाँ पे देखें आपको स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर वर्ड नजर आ रहा है रुजी, ठीक है, RUGAE, रुजी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मौजूद होगा, लेकिन रुजी बेसिकली कहते क्या है कि आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद हो, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे क्या होगा कि वो जो कर्वुलेटेड यानी कि लहरें सी बन रही हो, जिस तरह देखें आपके कोई ऐसी स्ट्रक्चर ऐसे हो जहाँ पे हल्की सी जो है वो सलवरेटे से जिस तरह कपड़े के ऊपर बनती है, इस तरह जो ऐसे ऑर्गन जहाँ पे ऐसी चीजें बन रही हो, यहाँ पे आपको हल्के से वो देखे नजर भी आ रहा होगा। तो किसी से कोई स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बना हुआ हो, यानी कि उसके ऊपर झुर्रियां सी बढ़ गई हो, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये बुढ़ापे की वजह से, ये उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा हो, तो उसको रुचि कहते हैं, ठीक है, RUGAE। इसका मतलब ये होता है, ये एक टर्म थी जो आपको बतानी थी। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे थे नेफ्रॉन का कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, कि किडनी जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वो किडनी होता है। और एक किडनी के अंदर अमूमन इंसानों के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स वो मौजूद होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, सही है। अच्छा, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, रीनल कॉर्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स। मैंने ये कहा है कि आपके पास फर्ज करें आपके पास कोई ऐसी सरफेस है जो स्मूथ मसल्स की बनी है, ठीक है, या एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है, किसी भी चीज की बनी है, ठीक है। मेजोरिटी ध्यान में रखना है, एपिथेलियल टिश्यूज आ गए या स्मूथ मसल्स वगैरह आ गए। अमूमन स्मूथ मसल को भी कवरिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज कर रहे होते हैं। अगर उनका स्ट्रक्चर बेसिकली शुरू से ही ऐसा हो कि उनके ऊपर उभार से मौजूद हो, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जिस तरह दिमाग होता है, लेकिन आप दिमाग को ध्यान में नहीं रखना, जैसे उसके ऊपर जो है वो लाइनें से जो बड़ी होती हैं, ठीक है, बूढ़े बंदे को देखें तो उसके मुंह के ऊपर झुर्रियां सी पड़ जाती हैं। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है झुर्रियां सी पड़ी होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उन झुर्रियां नुमा जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, रुजी कहते हैं, ठीक है। आपके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके इनसाइड भी इस तरह से झुर्रियां सी पड़ी होती हैं और उनको क्या कहते हैं, रुजी कहते हैं। क्या ये क्लियर है? आगे जाए, चलें, सही है। अच्छा, तो बात कर रहे थे किडनी के स्ट्रक्चर की, सॉरी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक है रीनल कॉर्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल कॉर्पसल जो है वो इस एरिया को कहते हैं, ठीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल। और ये जो बड़ा वाला एरिया है इसको क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि ज्यादा जो है वो ट्यूब्यूल्स का बना होगा। और रीनल कॉर्पसल जो है वो एक ही जगह के ऊपर ब्लड की फिल्म जो है वो इकट्ठी होकर आपके पास ग्लोमेरुलस कैप्सूल वगैरह जो है वो बनाएंगे,
ठीक है, तो हम जो है बारी बारी इनको देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल ये दोनों मिलकर आपके पास रीनल कैप्सूल बनाएंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जो है ये दोनों मिलकर आपके पास क्या बनाएंगे, रीनल कॉर्पसल बनाएंगे। जब आपका अगर आप देखें नेफ्रॉन का इनिशियल स्ट्रक्चर, तो इसकी शुरुआत में ही यानी कि एफेरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर आ रही हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले जो है वो रीनल कॉर्पसल के अंदर आएंगे। जो पहला इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट आ जाएगा नेफ्रॉन का, ठीक है, यहाँ से पहला फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो कि क्या बना रही हैं, ग्लोमेरुलस टूल बना रही हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, इसकी जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। बोमेन कैप्सूल ने उनको कवर किया होता है। सही है, अच्छा, तो एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वो बोमेन कैप्सूलस के अंदर आएंगी, और ये जो कैपिलरीज बन रही है इनको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं। और ये किसके अंदर मौजूद होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और इसके सेल्स को क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पोर्स मौजूद होते हैं कैपिलरी एपिथेलियम। कैपिलरी एपिथेलियम कहते हैं कोई भी आपके पास ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी जो आउटर लेयर है, आउटर सेल्स हैं, उनको कैपिलरी एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कैपिलरी एपिथेलियम। ये किसी भी ब्लड वेसल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो उन पे उनके अंदर जो मौजूद हैं, जो पोर्स मौजूद हैं, और पोडोसाइट सेल जो हैं इनके दरमियान, ये आपको यहाँ पर जो है पोडोसाइट सेल नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, तो उनके दरमियान जो गैप्स मौजूद है पोडोसाइट के दरमियान, इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं किडनीज के अंदर, ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है आपके पास ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है, हम ये बात कर रहे थे कि जो आपके पास ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर आपको जो ब्लड वेसल्स दिखा रही हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं जिनको क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। ये जो आपके ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं छोटी सी थोड़ी सी, इसके अंदर मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, इसके अंदर क्या है कि ये जो सेल्स मौजूद हैं, तो कुछ सेल्स मौजूद होंगे, उनको क्या कहेंगे, पोडोसाइट्स कहेंगे, और स्पेसिफिक होंगे फॉर द पासिंग आउट ऑफ साल्ट्स। ठीक है, जो साल्ट वगैरह होते हैं उनको पास आउट करने के लिए सेल स्पेसिफिक होते हैं, साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को बरकरार रहने के लिए, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इनसे की जाती है पोडोसाइट सेल से। ठीक है, तो कैपिलरी एपिथेलियम की बात कर रहे थे। ठीक है, कैपिलरी एपिथेलियम जो आपकी है, जो ब्लड वेसल है, इसके साथ कैपिलरी एपिथेलियम भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब वो क्या है कि कैपिलरी एपिथेलियम के दरमियान जो पोर्स हैं, जो सुराख मौजूद हैं, और पोडोसाइट सेल के दरमियान जो गैप्स मौजूद हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड इधर जाता है तो उनके अंदर साल्ट और वाटर जो है वो चीजें जो मौजूद हैं, वो क्या है कि इनसे बाहर आ जाएंगी इधर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरी बात, जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स जो मौजूद हैं यहाँ पे, ये जो आपको ये एरिया जो नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, जक्सा ग्लोमेरुलर सेल, ये आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये सेल बताते हैं कि आपने वाटर को एब्जॉर्ब करना है कि नहीं करना। जैसा एडीएच वगैरह आपने पढ़ा था कि जो वेजोप्रेजन था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो था, वो कंट्रोल कर रहे थे कि आपके जो बॉडी के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जक्सा ग्लोमेरुलर सेल हैं, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि वाटर जो है वो कितना एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, और वो कहाँ पे आ जाता है, ब्लड से कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, ब्लड से यानी कि ग्लोमेरुलर से जो वोमेन कैप्सूल है उसके अंदर आ जाएगा, और फिर जो है फर्दर मोर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो आगे आएंगी, ठीक है, उसके सेल को मेक्यूला डेंसा कहते हैं।
ठीक है, उसके सेल को क्या कहते हैं, मैक्यूलर डेंसा। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आपके किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि जो जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एंजाइम की सिक्रीशन, जो कि कंट्रोल करती है वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह की, ठीक है। और पोडोसाइट सेल्स वगैरह जो है ये स्पेसिफिक होते हैं साल्ट वगैरह की मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो कि आपको कहाँ पे मिलेंगे, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जो है उसके अंदर मिलेंगे। और कैपिलरी एपिथेलियम की बात की थी, तो ये कोई भी आपके पास ब्लड वेसल स्पेसिफिक जो होती हैं उसकी लाइनिंग को क्या कहते हैं, कैपिलरी एपिथेलियम कहते हैं। और यहाँ पे उनमें क्या मौजूद होंगे, पोर्स मौजूद होंगे, और इन दोनों की मदद से क्या होगा, ब्लड में से कैप्सूल में आ जाएंगे वो चीज जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होगी, ताकि जो उसके मजीद जो है आगे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह की जा सके, ठीक है। पेरिएटल की बात करते हैं। पेरिएटल ऐसी चीज को कहते हैं जो कि लाइनिंग के ऊपर मौजूद हो, ठीक है। वैसी जो कैप्सूला एपिथेलियम की बात करें, लाइनिंग जो है किसी भी हालो स्ट्रक्चर जो है आपके पास, कोई भी हालो स्ट्रक्चर है उसकी लाइनिंग जो है उसको अमूमन पेरिएटल सेल्स भी कह देते हैं, ठीक है। जैसा इधर नाम जाहिर किया गया कि पेरिएटल एपिथेलियम की बात करें, तो आपके पास कोई हालो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल स्टोमक वगैरह हो गया, ब्लड वेसल्स वगैरह हो गई, इसी तरह ये जो बोमन कैप्सूल है, तो इनकी लाइनिंग को भी आप पेरिएटल एपिथेलियम या पेरिएटल सेल्स वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स है, यानी कि पेरिएटल आपको सिर्फ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, और भी कहीं कहीं जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एफेरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर आ रही हैं, ठीक है, एफेरेंट और ईफेरेंट जो ब्लड लेकर जा रही हैं, तो इन दोनों में यह फर्क हो गया कि एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा और ईफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड वापस चला जाएगा, ये जाएगा आगे, जो उसके स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर था रीनल कॉर्पसल का, ठीक है, रीनल कॉर्पसल का स्ट्रक्चर था। और इसके अंदर आपने पढ़ा कि दो चीजें होती हैं, ग्लोमेरुलस होता है और बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस को कवर किया होता है, ठीक है। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं हम आगे, जो लास्ट पोर्शन है हमारे इस टॉपिक का, रीनल ट्यूब्यूल, जहाँ पे जो है आपका न्यूरॉन वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मेक्यूलर डेंसा जो है, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं ये वाली, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये आपको जो नजर आ रही हैं, इनके सेल्स को कहते हैं मेक्यूलर डेंसा कहते हैं, ठीक है। इनके जो सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं, मेक्यूलर डेंसा कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं इनके सेल्स को मेक्यूलर डेंसा कहते हैं, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये यानी कि ये जो आपके पास था रीनल कॉर्पसल, इसको छोड़ने के बाद सबसे पहले आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आएंगी, और इनके अंदर इनके अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखें तो आपको माइक्रोविलाई जो है वो देखने को मिलेंगी। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, आपको छोटे छोटे से इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब जो ब्लड वगैरह, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आएंगे रिजॉर्प्शन के लिए, वो देखें यहाँ पे सारी चीजों के अंदर, यहाँ पे सारी जगह आएंगे। और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। यहाँ पे ये देखें ये कन्वोल्यूटेड आ गए अंदर से, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके। ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तो लॉस कम जो है वो लॉस होगा मिनरल्स वगैरह का, ठीक है। इसके बाद है लूप ऑफ हेनले, ये वाली जो आपको नजर आ रही है यू शेप, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है आपके नेफ्रॉन का, जहाँ पे वाटर और साल्ट को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। वाटर और साल्ट को मेंटेन किया जाता है कि आपकी कौन चीज जो है, कौन सी चीज आपकी बॉडी को चाहिए और कौन सी चीज नहीं चाहिए, वो सब जो है यहाँ पर कंट्रोल होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है। अच्छा, और हमने ये जो बात कर रहे थे लूप ऑफ हेनले की, ठीक है, तो वो मोर प्रोमिनेंट होती है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, वो नेफ्रॉन जो कि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुलरा के दरमियान में मौजूद होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, तो ये रीनल कॉर्टेक्स आ गया और ये रीनल मेडुला का रीजन आ गया। तो यहाँ पे जो मौजूद होंगे इसके जंक्शन के ऊपर, जैसे जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनमें आपको लूप ऑफ हेनले जो है ज्यादा वाज़ह जो है वो नजर आएगी, ठीक है। आपको देखें यहाँ पे वो जंक्शन जी बता रहा है कि ये वाला वो वाला जंक्शन है जहाँ पे मिडिला का और कार्टेक्स का रीजन जो है, यानी कि देखें ये आपको मिडिला रीजन के अंदर नजर आ रही है, और ये ऊपर जो है वो कार्टेक्स वाला रीजन है, सही है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ गई, ठीक है, ये डिस्टल पोर्शन के ऊपर मौजूद होंगी।
यानी कि ये लूपा फैलने के बाद में आएंगी, ठीक है। ये लूपा फैलने के बाद आएगी और वो सीधा जाके कनेक्ट हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो सीधा जाएंगी रीनल कॉर्टेक्स में, और रीनल कॉर्टेक्स से रीनल मोडेला, और आखिर में जाके रीनल पेल्विस में खत्म हो जाएंगी। यानी कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी, सारे का सारा वो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगी सारे न्यूरॉन से, ठीक है। ये आपको देखें, ये जो एंडिंग नजर आ रही है और ये वाली एंडिंग नजर आ रही है, सारे के सारे अलग जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं, सॉरी नेफ्रॉन्स हैं, उनके साथ अटैच होगी, और वहां से जितना वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके आखिर में रीनल पेल्विस को बचा देंगे और उससे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।